बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज लाहौर का मौसम, लाहौर के रहने वाले जानते हैं कि लाहौर का दर्जा हरारत जनवरी के इन दिनों में आके इतना नहीं गिरा करता जितना अब गिर गया है। आज लाहौर का टेम्परेचर 3 के करीब है और सिर्फ 3 दर्जे रह गए हैं, जिसके बाद बर्फ़ गिरने के चांसेस भी बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो जितनी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है उतना ही सियासी टेम्परेचर के अंदर भी इजाफा हो रहा है और चीज़ें अब बॉइलिंग टेम्परेचर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। मुल्क की सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लें तो कराची से लेकर लंडी कोतल तक कत्ल गारतगिरी का एक बाज़ार गर्म है। खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। आम आदमी पिछले 4.5 सालों से यहाँ पे गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल ज़्यादा क्रॉनिक इसलिए हो गई है क्योंकि कल हमने देखा कि एक एक्टिव सीनियर सूबाई वज़ीर उनके ऊपर हमला किया गया और वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, जिसके नतीजे में ऐसी सूरत हाल में शेख रशीद अहमद की याद बार बार आती है, जो जिन्होंने पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया के ऊपर इतना आए कि अब पाकिस्तान का कोई भी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला मैट्रिक का बच्चा शेख रशीद साहब से पूछे गए सारे सवालात के जवाबात ख़ुद दे सकता है बहुत आराम से। और शेख साहब ने कहा था कि खूनी इलेक्शन होगा, आने वाला इलेक्शन। जब इन्होंने कहा तो बहुत सारे लोग उनसे मुत्तफ़िक नहीं थे, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी बनती जा रही है कि पाकिस्तान जो कि खून देख देख के आदी हो चुका है, अब मज़ीद खून के इस बहाव के अंदर, इस कत्ल गारतगरी के अंदर इजाफ़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान के सूरत हाल की बात की जाए तो वो मसाइल, वो करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स, स्कैम्स हमारे सामने आते हैं, जिनकी वजह से आवाम की हालत रोज़ ब रोज़ मखदूश से मखदूश तरीन होती जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो मालियाती इदारे हैं वो जो पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स दे रहे हैं, आलमी मालियाती बैंक ने जो रिपोर्ट दी है वो कहता है कि 7 से 8 अरब रुपए की करप्शन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के चेयरमैन नैब कहते हैं करप्शन का वॉल्यूम डबल है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है करप्शन की क्या हालत होगी। करप्शन जब आएगी तो करप्शन अपने साथ गुर्बत का तोहफ़ा लाजमी तौर पे लेके आएगी, और जिसकी मिसाल हमें पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। आप अगर अखबारात का मुताला करें तो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इश्तिहारात दिए हुए हैं कि उनकी जवान बेटियाँ घरों में हैं ब्याने वाली, और कोई मुखय्यर शख्स अगर मदद करना चाहे तो उनकी मदद करे। इस तरह के इश्तिहारात हम सब की नज़रों से रोज़ाना गुजर रहे हैं। अवामी हालत दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है। लोगों को ना गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रही है। जो मिल रही है वो महंगी मिल रही है। पैसा किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व कम होते जा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। हुक्मरानों का रद्द-ए-अमल देखें तो रहमान मलिक साहब हमें बता देते हैं कि गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है, लेकिन ये कौन सा गैर मुल्की हाथ है जिसके हाथ से दस्ताना ही नहीं उतर रहा और इसके फिंगर प्रिंट अभी तक नहीं मिल रहे, जबकि इतना एक्टिव वफाकी वज़ीर दाखिला भी हमारे पास है। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है शहर लाहौर की, जहाँ पे मिन्हाजुल कुरान के रहनुमा ताहिरुल कादरी ने आज एक बहुत बड़ा पावर शो किया। इस पावर शो के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारे सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला पैसा लगा के जो रूलिंग एलीट है उसके ख़िलाफ़ एक नई फ़ोर्स खड़ी करनी चाह रही है, और ऐसा करने की ज़रूरत उन्हें तब पेश आई जब PTI उनके एजेंडे से मुनहरिफ हुई। ऐसी सूरत हाल के अंदर डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी का ये जो पब्लिक मीटिंग थी इस हद तक कामयाब होना, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसमें उन्होंने आज गवर्नमेंट को और हुक्मरानों को अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 जनवरी तक वो जो कर सकते हैं कर लें। उसके बाद फिर एक अवामी मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ, और उस अवामी मार्च के जो उन्होंने टेंटेटिव फिगर हमारे सामने रखा है वो है 40 लाख लोग के करीब जो हैं वो लेके डॉक्टर साहब जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। इस सारी की सारी एक्टिविटी में जहाँ पे डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी बात करते रहे आज तब्दीली की कि रियासत बचाओ सियासत ना बचाओ, इस तब्दीली का क्या ब्लूप्रिंट क्या था वो उन्होंने सही तरह हमारे सामने नहीं रखा। लेकिन MQM के 50 रुकनी वफ्द को देख के बहुत सारे लोग शशोपंज में लाजमी मुब्तला हुए होंगे, क्योंकि MQM वो जमात है जो मुशर्रफ से पहले से लेके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पिछली हुकूमतों और पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमतों से मुसलसल बदस्तूर इक़्तिदार के अंदर चली आ रही है। ये सफ़र उन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ भी किया, पीपल्स पार्टी के साथ भी किया, और अब डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी के
एक बहुत बड़े जम्मे गफ़ीर में भी MQM का वफ़द दिखाई दिया। अब MQM को क्लियर करना होगा कि उसका विज़न क्या है, वो कौन सी तब्दीली की बात कर रही है। हुकूमत में भी बैठी है, इक़्तिदार के मज़े भी लूट रही है और उसके साथ साथ तब्दीली के लिए भी सरबकफ दिखाई देते हैं। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, आम पाकिस्तानी मर रहा है, हुक्मरान अरबों खरबों की करप्शन कर रहे हैं, खुलेआम सरेआम इंसेंटिव्स ले रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग का नासूर भी हमारे सर पे है और ये वो तलवार है जो किसी भी वक्त गिर सकती है और इसके वार अब सह सह के हमारा बदन लहूलुहान हो चुका है। दहशतगर्दी की जंग को समझना भी बहुत ज़रूरी है और जब तक हम अपने इंट्रा इशूज़ से बाहर नहीं आएंगे तो एक्सटर्नल मामलात कैसे संभालेंगे, और ख़ास तौर पे जब आपका मामला हो दुनिया की वाहिद सुपर पावर, कतई नज़र इस्लामी नुक्ता नज़र के और मजहबी नुक्ता नज़रों के, जो दुनिया का वाहिद हेजमॉन है अमेरिका को आप इस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते जिस तरह से आप करना चाहते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और शायद ज़हनी तौर पे हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आज का प्रोग्राम ओपनिंग थोड़ी सी लंबी इसलिए हुई कि आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कीमती गेस्ट हैं जिनका तारुफ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर जुल्फ़कार ए काज़मी, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं अमेरिका के अंदर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कॉमन ग्राउंड्स के, जो एक थिंक टैंक फोरम है और अमेरिका में मुख्तलिफ मामलात में सेंसिटिव मोड़ पे जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, जिनको कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस से भी तशबीह दी जाती है, जब ये मैरिज इसके मामलात तलाक की तरफ जाने लगें तो फिर थिंक टैंक्स आपस में मिल बैठते हैं और इन मामलात को कुछ आसूदा हालात में लाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब की जो मौजूदगी है प्रोग्राम में हमारी बड़ी कीमती है क्योंकि इनसे हम ना सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करेंगे बल्कि उसके अलावा अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के हालात के हवाले से किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर साहब, वेरी वेरी वार्म वेलकम इन आवर प्रोग्राम। इमरान खान साहब। सर, बात लाहौर से शुरू करते हैं। आज का एक बड़ा तारीख़ी जलसा जिसके बारे में बड़े बड़े मुबसरीन कह रहे हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद और PTI के बाद ये दूसरा जो है बड़ा शो था, पावर शो था, जो कि प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी नहीं था लेकिन एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर मोबिलाइज हुआ। आप किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के लोग बुनियादी तौर पे एक तब्दीली तो चाहते हैं, फ़िक्री तब्दीली, माशरती तब्दीली, माशी तब्दीली और ऐसी तब्दीली के जो पाकिस्तान के हालात को संभाल सके। यकीनन पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है हम ऐसे तो नहीं देखना चाहते थे, तो इसलिए मुख्तलिफ जमातों ने अपने तौर पे तब्दीली का नारा लगाया और हमने देखा कि इसी तरह से डॉक्टर तारुल कादरी जो हैं वो भी मैदान अमल में आए। काफ़ी अर्सा उन्होंने बाहर रह के पाकिस्तान के हालात का मुशाहदा किया और देखते रहे और मेरे ख्याल में उनका पर्सपेक्टिव जो है बहुत मजबूत है। अच्छा, पर्सपेक्टिव बड़ा मजबूत है लेकिन उनके ऊपर जो इल्ज़ामात की बारिश हो गई है, और अभी तो आज तो जलसा हुआ है, अभी तो कल के अखबारात से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिनके खिलाफ उन्होंने बड़ी खुल्लम खुला दो पार्टी सिस्टम के ऊपर क्रिटिसिज्म किया और अब डॉक्टर साहब के ऊपर कहाँ से फंडिंग के इल्ज़ाम आएंगे ये कल के अखबारात से हमें पता लगना शुरू होगा। आपके ख्याल में क्या फॉरेन फंडिंग या इस्टेब्लिशमेंट की फंडिंग को इस किस्म के आपको पसे पर्दा ताकतें दिखाई दे रही? लोगों की परसेप्शन तो मौजूद है। यहाँ मैंने जितने दोस्तों से जो माशरे के मुख्तलिफ तबकात से जिनका ताल्लुक़ है अपने अपने तौर पे कुछ ना कुछ बात करते हुए सुना ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो अक्सर आ जाती हैं। आपने इमरान खान साहब के बारे में जब उनकी शुरुआत हुई और एक मामला जो है वो इस हद तक पहुँचा कि लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया कि एक वाकई आमिदा इंतखाबात जो हैं वो इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनेगा, तो उस वक्त उन पर भी यही बात कही गई। हम आसानी के साथ ये बात कह तो देते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मारूजी हालात का तकाजा अब ये है कि यहाँ पे एक मुमकिन तब्दीली जो है वो उसकी सूरत हाल जो है कुछ वाज़ेह होती जा रही है। ठीक है। खा वो ये तसव्वुर के लें जी वो यकीनन मुखालिफत का एक सैलाब जो है वो आएगा उनकी तरफ। ये जलसा बड़ा होने के बाद
मुखालिफत भी बड़ी होगी। यकीनन ऐसा होगा कि उनके माजी से मुताल्लिक बहुत से सवालात होंगे, जिस कैंप से वो आए थे शुरू में, जिन लोगों से उनका ताल्लुक था, उनके बारे में सवालात होंगे, वही सवालात उठाएंगे। डॉक्टर साहब की एंट्री किस कैंप से? यकीनन इनके बड़े स्पॉन्सर जो हैं वो तो हमारे पंजाब, ये कह लें कि जो हुक्मरान भी रहे और फिर पाकिस्तान पे भी हुकूमत करते रहे, नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल, चूँकि इब्तदा में तमाम मामलात को जो उनके थे उनको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो थी वो मेरे ख्याल में ये उनके ख़ानदान ने एक बड़ा रोल अदा किया था। और बड़े मियाँ साहब ने। जी हाँ, बड़े मियाँ। और बादशाह, आप शायद उस दौर की बात कर रहे हैं जब डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी शादमान चौक की मस्जिद में जुमा पढ़ाया करते थे। जी हाँ, बल्कि इत्तफाक मस्जिद में मेरे ख्याल में। नहीं, वो शादमान से फिर इत्तफाक गए थे। जी हाँ। अच्छा, ये तो आ गया नहीं जी, ये आपका पर्सपेक्टिव। आप जरा मुस्लिम लीग नून का पर्सपेक्टिव भी ले लें, और जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून किस तरह से सोच रही है इस पावर शो के बाद। जनरल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान। जनरल साहब, ये बताइएगा, आज का जो ताहिरुल कादरी साहब का आज का शो था, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़कार काज़मी। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी मुस्लिम लीग नून के जो सरबराहान थे उन्हीं के लाए हुए एक शख्सियत में से उन शख्सियात में से एक शख्सियत हैं, और आज क्या वजह हो गई कि उनको मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो चलिए समझ में आया, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी बोलना पड़ गया? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि ताहिरुल कादरी साहब का ये जो जलसा है, ये मुल्क में जमहूरियत है और आइन के मुताबिक हर किसी को राइट है कि वो जलसा करे और अपने ख्यालात का इजहार करे। पंजाब में चूंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया और बिल्कुल ठीक किया, और ताहिरुल कादरी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उसके ऊपर मुख्तलिफ आराएं आएंगी। उन्होंने बहुत सारी बातें तो बिल्कुल ठीक की हैं कि आइन जो है उसकी रूह के मुताबिक चलना है, लेटर एंड स्पिरिट में उसके ऊपर अमल करना चाहिए, और ये अच्छी बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जो उनका ये कहना है कि ये 2 हफ्ते में हुकूमत को अल्टीमेटम देने वाली बात, या 9वें दिन में अगर ना हो सके तो इसको एक्सटेंड करके तो ये इंटरम गवर्नमेंट उसको ठीक करे, तो मेरे ख्याल में, मेरी अपनी पर्सनल राय, अभी पार्टी की राय तो आपके सामने आएगी, वो ये है कि आप मुल्क के अंदर जो कुछ तब्दीली लानी है तो वो मुल्क के नुमाइंदे जो इलेक्टेड लोग हैं, जो इलेक्टेड लोगों के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान है। मुझे बताइएगा, आपने कहा कि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें सही की हैं, उन्हीं बातों में से उन्होंने एक बात कही मुकमुका की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकमुका हो चुका है। आप तक कोई ऐसी इतला पहुंची या आपको कोई इस किस्म के परसेप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको मुकमुका की स्मेल आती हो? देखिए, बात यह है कि चूंकि उन्होंने इस तरह की भी एक गैर जिम्मेदाराना बात की कि मुकमुका वाली, जो कि गलत बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हिम, मैं नहीं करता, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जो अच्छी बातें की उनको भी हम मुस्तरद कर दें। ये मुकमुका तो ऑब्वियसली सबको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, यानी असेंबली के अंदर, मुस्लिम लीग नून ने अपनी लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन के साथ, जो 89 मेंबर्स हैं 342 के हाउस में, उन्होंने अपना एक बड़ा मुस्बत रोल अदा किया है, और यही इसीलिए कि ये सिस्टम चले और इलेक्शंस हों, और अल्लाह के करम से अभी इलेक्शन में फिजा बदली हुई है। मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी मुख्तलिफ सर्वेज में आपने देख ली है। मियां नवाज शरीफ अभी एक वाहिद पाकिस्तान में। मुझे ये बताइएगा, उनको डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी बड़े एक सुलझे हुए शख्स जो हैं, उनकी अब शोहरत रखते हैं, बड़े मुदब्बिर आदमी हैं, बड़े अच्छे कारी हैं, बड़े अच्छे खतीब हैं, वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों देंगे मुकमुका के हवाले से, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के साथ जो ताल्लुकात डॉक्टर ताहिरुल कादरी के रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इतने अच्छे खुशगवार ताल्लुकात जिसमें कि शरीफ फैमिली गॉडफादर रही ताहिर साहब की, उसके बावजूद उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान देने की? आप शुरू में मियाँ साहब के जो वालिद साहब थे, उनके साथ भी उनकी एसोसिएशन थी, ये वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, तो अच्छी बात है, और उसके बाद फिर इनका एक अपना व्यू पॉइंट है। और लेकिन अभी अगर वो ये कहते हैं कि इनका आपस में मुकमुका है, तो ये एक ब्लेम है, ये एक एलिगेशन है। आई एम श्योर कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है,
तो इसलिए उस बात को हम ज्यादा स्ट्रेच ना करें, वो ऑब्वियसली हम उसको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन साहब यही तो सबसे बड़ा, यही तो डायलेमा बना हुआ सबसे, जनरल साहब यही तो सवाल है सबके लिए, उन पे अमल होना चाहिए और दयानतदार लोग आगे आने चाहिए असेंबलियों में। और ये जो लोग जेली डिग्रियों वाले हैं जिन्होंने मसाइल पैदा किए और जो लोग इन्वॉल्व हैं, टैक्स नहीं देते, इन सारी बातों पे तो कोई दो राय नहीं है। निजाम की तब्दीली की बात या कोई दूसरी जमात कुछ भी कहे, अच्छा, उन्होंने निजाम की तब्दीली की बात की। ये चाहती है कि अगर हमने एक आईन बनाया है तो उसकी स्पिरिट के तहत चलना चाहिए और दयानतदार और आमीन बंदे ही आने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, तब भी पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। बड़ा फरमाया जनरल साहब, उन्होंने निज़ाम की तब्दीली की बात की, दो पार्टी सिस्टम के ख़त्म होने की बात की और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मैं आर्मी या किसी और की फंडिंग से नहीं आया हूं। आपको क्या लगता है, ऐसा है हकीकत में? देखिए, ये बात यदि टू पार्टी सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में अभी टू पार्टी सिस्टम नहीं है, बहुत सी पार्टियां हैं और इन देयर ओन राइट वो अपनी उनकी रिप्रेजेंटेशन भी है। तो वो तो ठीक है, पाकिस्तान मार किसी को हक है। दूसरी बात यह है कि किसकी सपोर्ट से आए हैं, ये इट बी टू प्री मैच्योर कि आप इस तरह की स्पेकुलेट करें या किसी पे इल्जाम लगाएं। ताहिर कादरी साहब की अपनी एक जमात है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ सूबों के अंदर, और लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतना बड़ा गेट टुगेदर करना, जो लोग सियासी लोग हैं या जो लोग समझते हैं इसमें फाइनेंस जरूर क्वेश्चन उठेंगे। आप कह रहे हैं कि अभी इस्लामाबाद में था तो मैंने टीवी पे इश्तिहार देखे तो मैं कह रहा था कि ये बड़ी बात है, ताहिर कादरी साहब के फाइनेंस एक चैनल दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, तो सरप्राइज हुआ। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, डॉक्टर साहब को भी बहस में शामिल कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, जब इतनी डाइवर्सिटी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इश्तिहारात देख के परेशान हो गए, दूसरी तरफ डॉक्टर ताहिर कादरी कह रहे हैं टू पार्टी सिस्टम खत्म हो, निज़ाम बदलने की बात हो, मुकमुका कर लिया है, वो होने नहीं दिया जाएगा, और अब अल्टीमेटम दिया है उन्होंने। आज करीबन कुछ लाखों की का मजमा था, उसके बाद अब उन्होंने 40 लाख का जो है इंदिया दिया है। ये जो हालात हैं, फिर शेख रशीद साहब जैसे सियासी पंडित खून खराबे की शनीद हमें काफ़ी अरसे से दे रहे हैं, हालात आहिस्ता से उस तरफ जा रहे हैं आपके ख्याल में? वैसे एक बात से मैं मुत्तफिक हूँ जनरल साहब ने जो कुछ कहा है कि हमारी अपनी परसेप्शन जो है वो बन जाती है, हम समझते हैं कि फला मदद कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की मदद साथ है, कोई ऐसी चीज़ है। और लेकिन एक बात जो मैं ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ वो ये है कि जब ये इतना बड़ा, मैं इसको एक, पहले तो वो मजहबी खुतबा था, अब आज का वो सियासी खुतबा था। देखिए आप, एक बहुत बड़ा इज्तिमा, लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या उनसे ये पूछा जा सकता है कि गुज़श्ता कई सालों से वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से बिल्कुल गायब रहे और आज एक बड़े बुलंदबांग दावे के साथ वो उनका ज़हूर हुआ है और बिलाशुबा वो बड़े तमतराक के साथ बात कर रहे हैं कि लोगों को यूं होना चाहिए, हुकूमत को यूं होना चाहिए, और फिर अल्टीमेटम देने का हक जो है, मैं समझता हूँ कि ये किसी फर्द वाहद को नहीं है। डॉक्टर साहब, जमाती की बात की जा रही है, लीडरशिप की बात की जा रही है, पुरानी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े गिरे हुए सवालात उठाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक बंदा अगर आके उसने कुछ 2-3 लाख लोगों को मोबिलाइज कर दिया है और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वो पूरी दुनिया ने देखा है, तो आप नहीं समझते फिर क्रेडिबिलिटी कुछ थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है? देखिए, हुकूमत से मुताल्लिक लोगों के जो अपने तसव्वुरात और खदशात हैं उसमें तो कोई कमी नहीं आई। वो तो लोग ये समझते हैं कि गुड गवर्नेंस जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। आप फेडरेशन का मामला लें, आप पंजाब में देखें, आप दूसरे इलाकों में जितनी भी हुकूमतें हैं हमारी, उससे मुताल्लिक लोगों के यकीनन जो है वो लोग उससे इत्तफाक नहीं करते कि सब अच्छा हो रहा है, बल्कि लोगों का ख्याल यही है कि करप्शन जो है वो बहुत हद तक बढ़ गई है। यहाँ पे समाजी गिरावट जो है, आप देखिए एक अखलाकी तौर पे एक डिफ़ॉल्ट की सूरत है यहाँ पे मौजूद है। और क्या हुकूमतों की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो लोगों की तरबियत करें, लोगों को एक रास्ता दें, एक सियासी निज़ाम ऐसा वादा करें कि जिसके अंदर उनके तमाम तर मामलात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो ये लोग जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं बुनियादी तौर पे। उस तहफ़्फ़ुज़ मांगने के नतीजे में मेरे ख्याल में बहुत सी शख्सियात जो हैं वो अब दावा करेंगी कि वो पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त कर सकती हैं। अब ये 10 जनवरी तक का अल्टीमेटम, अब देखिए कुछ दिन बाकी हैं, इतने दिनों के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई अलादीन का चिराग आएगा
और हुकूमत के अंदर कोई ऐसी तब्दीली पैदा हो जाएगी और मुल्क के अंदर कोई ऐसी तब्दीली पैदा हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो बिलाशुबा लोगों के जज्बात और एहसासात अपनी जगह पर मौजूद हैं। वो इस मुल्क के अंदर एक अच्छा निज़ाम हुकूमत चलते हुए देखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी की तमाम दर्जात को वो समझते हैं कि मुस्तहकम होने चाहिए, तमाम सतहों पे डेमोक्रेसी नज़र आनी चाहिए, और लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इतनी जल्दी में मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसा अल्टीमेटम जो है मेरे ख्याल में उनका एक अपना दावा तो हो सकता है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी लेकिन ये को बहुत बड़ी तब्दीली का बाइस शायद ना बन सके। अच्छा जनरल साहब ये बताइएगा, आज हमने देखा कि MQM के एक भारी भरकम वफ्द ने भी, जिसमें तमाम तर सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान से शामिल थी, लाहौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इस जलसे के अंदर MQM हुकूमत में भी है, तब्दीली के इतने बड़े पावर शो में पब्लिक मीटिंग में भी मौजूद थी। MQM का क्या नुक्ता नज़र है, हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के साथ, टू पार्टी सिस्टम के ख़िलाफ़, या पंजाब के अंदर इस तरह से कुछ अपनी जो उनकी फुटिंग्स हैं उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब तो MQM की लीडरशिप से लेना चाहिए, लेकिन आपका और अवाम का ये जो एक खदशे हैं वो बिल्कुल बजा हैं कि पिछले 8-10 सालों से MQM हुकूमत के मजे ले रही है। बेस्ट मिनिस्ट्रियन के पास है, कराची का कंट्रोल है, पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, TADA हैं, पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, और बहुत से इख्तलाफात होने के बावजूद इन्होंने हुकूमत को संभाले दिए रखा उस वक्त तक जब तक कि PMLQ ने फिर जाके उनको संभाल नहीं लिया। तो हुकूमत में रहने के बावजूद ये उस क्रिटिसिज्म में भी शामिल है जो ये कहते हैं कि इस इत्तेहाद ने तो लूट और प्लंडर और करप्शन का बाजार गर्म रखा है, और आज मुआशी लिहाज से भी जिस हम बदहाली के शिकार हैं उसमें ये जो सियासी इत्तेहाद है जिसमें सिर्फ पीपल पार्टी की तो माइनॉरिटी हुकूमत है, उसमें पूरा जोर लगाने वाले ये MQM, अवामी नेशनल पार्टी और बाकी सारे लोग हैं जो शामिल हैं। तो अभी तो इन लोगों के एहतसाब का टाइम होना चाहिए इलेक्शन के बाद, कि इनसे ये पूछा जाए कि जी आपने जो इतने अरसा इस इत्तेहाद में रहे हैं तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान की हालत ये यहाँ क्यों पहुंची है, और अगर करप्शन इतनी है तो क्या है? मैं सवाल आपसे इसलिए किया कि आप एक तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और हमारे लिए इसलिए काबिल एहतराम ज़्यादा हैं कि आप कॉलमिस्ट भी हैं, तो हमारे सीनियर होने के ऐसे तजिया निगार भी आप जो हैं और तजिया आप देते भी रहे पहले। डायरेक्शन क्या है, विजन क्या है, अज़ाइम क्या है MQM के? हुकूमत के साथ भी है, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी है, आप किस तरह से देखते हैं MQM का ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? पंजाब के अंदर पावर शो करना, निज़ाम की तब्दीली वाकई दर हकीकत चाहना, या उसमें एक बुनियादी फोर्स बन के सामने आना? या देखिए, जो लोग MQM की पॉलिटिक्स को समझते हैं वो कहते हैं कि MQM जो है उनकी मिसाल वो उस मछली की देते हैं जो पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती, ऑब्वियसली। वो तो कोई भी मछली पानी के अंदर रहना चाहते हैं, एक ही मतम नजर है, और दैट इज व्हाट दे हैव प्रूव्ड फॉर द लास्ट मैनी इयर्स। इक़्तिदार की खातिर उन्होंने हर चीज कंप्रोमाइज की है, और ये जो सियासत है असूलों की सियासत से हट के, नजरियाती सियासत से हट के, अगर आप मफादात की सियासत के ऊपर आएंगे और ब्लैकमेलिंग उसकी बुनियाद होगी तो उससे मसाइल आगे नहीं बढ़ेंगे। MQM में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत सी उनकी फॉलोइंग भी है, इल्ताफ हुसैन की बड़ी एक मेहनत भी है, तो उसको जायज तरीके से आगे। अभी आप देख लें कि रिसेंट पास्ट में उन्होंने अदलिया की रूलिंग्स के ऊपर क्या कुछ नहीं किया कराची के अंदर, और क्या कैसे बयानात दिए। तो ये चीजें जो है, अगर एक तरफ आप जमहूरियत के मजे लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप अदलिया के अहकामात को मानने से भी इनकारी हैं, एक तरफ आप हुकूमत का हिस्सा हैं, एट द सेम टाइम उसी सांस में आप हुकूमत के ऊपर एतराज भी करते हैं, और फिर दूसरी अलायंस। तो मेरे ख्याल है जो भी बंदा जीतेगा इस सिलेक्शन में MQM उसका साथ देगी। अच्छा जनरल साहब, आपने बात की ब्लैकमेलिंग की, और हम जानते हैं कि आपकी प्रोफाइल से कौन वाकिफ़ नहीं है, आप इंतहाई अहम तरीन ओहदों पर भी फाइज रहे, बड़े बड़े इदारों को भी आपने हेड किया, हुकूमत को, वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ अदवार में बड़े करीब से देखा। क्या तरीक़ाकार क्या होता है, टेक्टिक क्या होती है इस ब्लैकमेलिंग की, जिसका आपने रेफ़र किया MQM कर रही है फेडरल गवर्नमेंट को? ब्लैकमेल किस तरह से किया जाता है? देखिए, ब्लैकमेल का यही तरीका होता है ना कि अगर
हुकूमत डिपेंडेंट हो। मैं सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं प्रिसाइजली पूछ रहा हूं के अंदर। जल्द मेरा सवाल मैं रिफ्रेज आपके सामने करता हूं। एमक्यूएम कह रही है, लेट्स से जिस तरह आपने कहा कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो कह रहे हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, हम हुकूमत छोड़ देंगे। लेकिन किन चीज़ों के ऊपर हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे? वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? फैक्ट्रियाँ हैं, मालो मता है, ज़मीनें जायदादें हैं, वो है क्या एक्चुअली? ये है कि ये तो क्वाइट एविडेंट है। आप देखिए, सिर्फ एमक्यूएम को ना ले, किसी जमात को भी जब आपकी हुकूमत में ओवरऑल मेजॉरिटी ना हो रूलिंग पार्टी की, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर यही नुकसान है। जब बेनजीर भुट्टो साहबा थी तो उनको बैंक करना पड़ा कुछ जमातों पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात थी और ये पीएमएल जुनेजो ग्रुप था। जिस वक्त मंजूर वट्टू साहब पंजाब के अंदर थे और उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए तो ग्रेजुअली उन्होंने पीपीपी के बंदे तोड़ने शुरू कर दिए। तो इस तरह वो कहते थे कि अगर हमारे पास माइनॉरिटी है लेकिन आपकी हुकूमत चली जाएगी अगर हम आपसे तामन नहीं करेंगे। ये तो माइनॉरिटी होगी ना। जनरल साहब को दो चार चीजें बताइए जिनके ऊपर बार्गेनिंग होती है, टेबल के ऊपर, राउंड टेबल पर जब बैठते हैं दोनों पार्टीज के वफूद, दोनों जो लोग हैं दोनों अतराफ से, तो डील किस तरह से हुआ करती है? देखिए, वो तो ऑब्वियस है कि जब आप तावन मांगते हैं पॉलिटिकल, तो वो कहते हैं, वो इस तरह सारे लोग इमरान खान साहब आपकी तरह हुब्बुल वतनी के जज्बे से इस तरह सरशार नहीं होते कि वो फौरी तौर पे कहें कि जी बिस्मिल्लाह आपकी हुकूमत बड़ी जेन्युइन पार्टी है, आप पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करेंगे, हम बेलोस आपको सपोर्ट करेंगे। और हम ये नहीं कहते कि हम तब सपोर्ट, कंडीशनल सपोर्ट नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। लेकिन जब आप आगे आते हैं तो आप कहते हैं जी पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री भी आप हमें दें, आप पोर्ट एंड शिपिंग भी हमें दें, आप गवर्नरशिप भी हमें दें। तो ये सौदाबाजी है और इस सौदाबाजी के ऊपर फिर ऑब्वियसली अगर हम वो नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत टूट जाएगी। अगर आपने इख्तियार रखना है तो आपको ये ब्राइब करनी पड़ेगी। ये जन साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये दहशतगर्दी की जंग जिसने पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल दिया, $100 अरब का नुकसान हो गया, 40,000 बंदा मरवा दिया, उसके बावजूद जो बाकी रैंडम मरे जा रहे हैं इंसानों की तरह एटलीस्ट नहीं मर रहा है वो, क्योंकि उनका कोई वाली वारिस नहीं है। कभी ड्रोन आके मारता है, कभी अपने ही साथी मारते हैं, कभी को अपना ही पाकिस्तानी आके फट जाता है। कह तो रुझान किसी कैफियत है, दहशतगर्दी का की तलवार हमारे सर पे लटकी हुई है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे ऊंचाइयों नीचाइयों का शिकार हैं। आप रिसेंटली अमेरिका से आए हैं, क्या पाकिस्तान अमेरिका उस नहज पे आ गए जहाँ पे ये अपने मसाइल को समेट सकें, निपटा सकें और दहशतगर्दी की जंग से पुल बैक कर जाएं? मेरे ख्याल में शायद अभी मामला इतना वाजे नहीं हुआ है इस में कि हम ये कहें कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर, लेकिन बिलाशुबा ऐसा ज़रूर है कि इस वार ऑन टेरर में पाकिस्तान ने जितना सफ़र किया है वो मेरे ख्याल में एक मिसाल है दुनिया में, और दुनिया उसको समझती है कि पाकिस्तान को जितनी बड़ी सज़ा इस गुज़श्ता 10-11 सालों में वार ऑन टेरर में मिली है, यहाँ की इकॉनमी बर्बाद हुई, यहाँ 40,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो उनका जानी नुकसान हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो उस ज़िम्न में भी पाकिस्तान की मईशत को भी जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा। तो मैं ये समझता हूँ जी जी डॉक्टर कि बुनियादी तौर पे इस वार ऑन टेरर में पाकिस्तान का रोल बिलाशुबा जो इसने अदा किया है वो अपने तौर पे शायद अमेरिका उसको हमेशा जो वो शक की नज़र से देखता रहा है। ये दोस्ती जो है हमारी कोई ऐसी नहीं है जो एतमाद पे। अच्छा, अमेरिका हमें शक की नज़र से देख रहा है कई हज़ार मील दूर बैठ के, इधर हम भी पाकिस्तान के अंदर भी एक दूसरे को शक की नज़रों से देख रहे हैं, फलाना उसका एजेंट, ये उसका एजेंट, इसने इससे पैसे ले लिए। आपस में ही अभी हम नहीं सेटल हो पा रहे हैं। मुझे बताइए, दहशतगर्दी की जंग से निकलने के लिए ये एक इंट्रा पीस हारमनी पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में, रिलीजियस पार्टी में कितनी अहम है? मेरे ख्याल में इत्तफाक राय होना चाहिए कि कौन से मामलात हैं कि जिस पे हम मुत्तफ़िक़ा तौर पे अपनी सोच को सामने ला सकें। दहशतगर्दी की जंग पे आप समझते हैं इत्तफाक राय हो जाएगा? ऐसा हो सकता है अगर ये संजीदगी से सोचें और पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम जाने। ये जमाती और ग्रोही और मजहबी और लिसानी और दूसरे मामलात जो हैं
वो हमेशा इस रास्ते में हमेशा रुकावट बने हैं। जब यहाँ पाकिस्तान के मसाइल के साथ लोग अपने आप को जोड़ना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में एक वाज़े मंजरनामा जो हमारे सामने आएगा। हकीकी मानों में अभी हम उस सूरत हाल से बहुत दूर हैं और हम इल्ज़ामात और दूसरी चीज़ों को कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, कभी किसी जमात पे इल्ज़ाम लगा दिया, और तो ये नतीजा बिलाशुबा जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को उसकी सज़ा मिल रही है। गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ का, अगरचे ऐसे वाक़यात जो हैं वो अब हमारी तारीख़ ऐसी बनती जा रही है पाकिस्तान की कि आए रोज़ ऐसे ही वाक़यात हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि इत्तफ़ाक़ राय कौम के अंदर पैदा हो। और दूसरा ये है कि जिन मुल्कों के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका की आप बात करते हैं, तो उस ज़िम्न में कोई बैठ के कोई ये सोचना चाहिए कि गुज़श्ता सालों के अंदर कहाँ कहाँ हमने एक दूसरे पे बदएतमादी का मुज़ाहरा किया है। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में शायद अमेरिका के लिए एक गुंजाइश मौजूद है कि सेनेटर केरी जो हैं, ये बिलाशुबा जो है मैं समझता हूँ कि इनका एक पाकिस्तान में अहम रोल है। अच्छा, सेनेटर केरी, हमें ये भी पता है सेनेटर केरी आपके दोस्त भी हैं और काफ़ी आपकी कंसल्टेशन चलती रहती है उनके साथ मुख्तलिफ मामलात पे। सेनेटर केरी पे प्रिसाइजली भी आता हूँ मैं ज़रा, हमें सैयदा आबदा हुसैन ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उनका भी पर्सपेक्टिव लेते हैं और आपका भी लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या नताइज निकल सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए। आबदा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे बात करना इस वक्त इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए है कि हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का भी एक ताराना जायज़ा लेना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का भी जायज़ा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि सियासत और अमरीकी ताल्लुकात के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। पहले तो बताइएगा, ये जो आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी का एक बहुत बड़ा शो लाहौर में उन्होंने किया है, पब्लिक मीटिंग की है जिसके अंदर लाखों लोगों ने शिरकत की है और उन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को बराह रास्त अल्टीमेटम दिया है, चैलेंज किया है, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी को ज़रा ज़्यादा कह लीजिए, उसकी इंटेंसिटी जाती है। इस सारे के सारे चैलेंज को, शो को, एक्टिविटी को आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए जी, इत्तेफाक से डॉक्टर ताहिरुल कादरी मेरे हम वतन हैं, जंग से इनका ताल्लुक है, आबाई घर इनका जंग में है। डॉक्टर साहब काफ़ी अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे हैं और इन्होंने अपना इदारा मिनहाजुल कुरान हमारी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी में मकबूल किया है, कनाडा में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी और यूरोप की चंद रियासतों में भी। और इनको यकीनन उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिली हुई होगी। और फिर डॉक्टर साहब एक्सट्रीमिस्ट किस्म का मजहबी नजरिया नहीं रखते हैं, म्याना रवि के कायल हैं, यानी कि वो अहल सुन्नत है, लेकिन वो जो देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनसे उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। अब ये कि वो उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक बनाई थी, इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, खुद कैंडिडेट थे 2002 में, जंग से और लाहौर से जंग की नशस्त से रह गए थे, लेकिन लाहौर की नशस्त कामयाब हुए। और फिर लाहौर की वो जो कलामी के लिए माजरत, आबदा साहिबा कता कलामी के लिए माजरत, ऐसी शख्सियत जिनका आपने तारुफ करवाया, बड़े मोतदल मिजाज भी हैं, दीन की खिदमत भी कर रहे हैं, दुनिया को भी समझते हैं और दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, ऐसी शख्सियत इतनी ज़्यादा रेजिड और एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो गई कि उसने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम ही दे दिया? अब देखिए, मैं तो डॉक्टर साहब को मुझे मिले काफ़ी साल हुए हैं, उनका ये टाइमिंग और ये मोटिव एग्जैक्टली वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने बात की है कि एक हुकूमत बने जो कि इंटरिम गवर्नमेंट हो, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनली लेड डाउन प्रोसीजर है उसको उन्होंने मुका का नाम दे दिया डिस्क्रिप्शन, और कहा कि यानी आइन से हट के, उन्होंने कहा वाज़े तौर पे कि आइन से हट के उसमें फौजी भी बैठे हों और जज भी बैठे हों और सियासी कायदीन भी बैठे हों और एक बुरी हुकूमत बने और पहले वो
कुछ बुनियादी काम करे और फिर उसके बाद जाके इलेक्शन करवाए। तो ये वही बात है जो कि रूमर मॉन्गरिंग की हद तक काफी अरसे से गर्दिश करती रही, इस्लामाबाद में भी दूसरे शहरों में भी, कि जी इलेक्शन जो है वो थ्रू ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी और वो फिर कुछ अरसा चलेगी और इलेक्शन जो है वो ऑन शेड्यूल नहीं होगा। तो अब उसमें ये लेटेस्ट इवेंट है डॉक्टर साहब का। अब आज से कोई मेरा ख्याल है 15 दिन पहले झंग में मैं थी, तो हर गांव में बल्कि हर गांव की हर गली में डॉक्टर साहब के फ्लैक्स लगे हुए थे, सियासत नहीं रियासत बचाओ। और फिर चलते चलते वो मैं जब लाहौर आ रही थी तो रास्ते में भुआना में, चिन्योट में, लाहौर में बेपनाह एडवर्टाइजिंग हुई। और जाहिर है कि इनके जो मजहबी तौर पे जो लोग इनसे इम्प्रेस्ड हैं वो भी बहुत तादाद में मोबिलाइज हुए। कोई शक नहीं, आपने करोड़ों रुपए के फंड आए होंगे, करोड़ों रुपए के फंड आए होंगे। इनक्लेम वाले कोalition पार्टनर्स हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के रहे हैं और अब वो वहाँ साथ बैठे हुए हैं और वो ये बात सुन रहे हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन से डिविएशन हो। तो और फिर चौधरी शुजात हुसैन उनको खटाखट मुबारकबादी का फोन कर देते हैं। तो ये सारी बात जो है ये हमारे यहाँ, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के साथ इत्तेहादी हैं MQM और काफ लीग वाले, और उसके बावजूद ताहिरुल कादरी साहब जो बड़ा हार्डकोर स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने अपना स्टांस रखा गवर्नमेंट के खिलाफ और उन्होंने अल्टीमेटम दिया, उन्होंने निज़ाम की तब्दीली की बात की, तो क्या वजह है कि गवर्नमेंट के अपने इत्तेहादी उनके साथ जा मिले हैं? आप क्या समझती हैं पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई है? ये दोबारा आपके साथ हम इस मौजू को छेड़ते हैं, लेकिन मुझे बताइएगा अमेरिका में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है अभी। जॉन कैरी जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए हैं। अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, उनकी तब्दीली के बाद उनका मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं? देखिए, जो पहली बात है वो ये कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो है वो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम बन गया है। मफाद परस्ती, मौका शनासी, और ये मौका शनासी और मफाद परस्ती की फिजा जो है इसमें कई लोग बह जाते हैं। दूसरी बात जो आपका दूसरा सवाल था सेनेटर जॉन कैरी की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट होने के हवाले से, सेनेटर जॉन कैरी के वज़ीर खारजा बनने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कौन सी समत लेंगे आपके ख्याल में? वो मेरा ख्याल है कि जिस सिमत में इस वक्त है चलते रहेंगे। सेनेटर कैरी एक बड़े हद्दिल अजीज सियासतदान रहे बहुत अरसा से, पाकिस्तान को बहुत जानते हैं, कई मर्तबा हमारे मुल्क में आए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में बहुत दिलचस्पी रखे हुए हैं काफी पिछले चंद सालों से। तो हिलरी क्लिंटन भी एक बहुत मंशूई थी, बड़ी केपेबल थी नुमाइंदा अपनी रियासत का, और सेनेटर कैरी भी उसी तरह से होंगे। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो शख्सियात की वजह से नहीं बदलते, वो पॉलिसीज की बात है। हम अमेरिका से असिस्टेंस भी लेते हैं और फिर अमेरिका से नफरत का इजहार भी करते हैं, और बड़ी फैशनेबल बात। दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर जुल्फकार काज़मी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अमेरिका से तशरीफ लाए हैं और अमेरिकन लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स को बड़े करीब से जानते हैं, और जॉन कैरी भी इनके ज़ाती दोस्तों में से एक हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि कैरी साहब की वो शख्सियत जो कि मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू हमारे सामने आया हुई, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से, एक निजी ताल्लुक़ की हैसियत से, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को लेके, क्या सोच क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, और किस शख्सियत के मालिक हैं जॉन कैरी अमूमी तौर पर? बुनियादी तौर पर देखिए, उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो
फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रहे, वो दुनिया के मामलात को बहुत बेहतर जानते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान से उनका एक ताल्लुक इस हवाले से ज़्यादा करीबी बन जाता है कि गुज़श्ता सालों के अंदर पाकिस्तान में जो वाक़यात रूनमा हुए उसमें अमेरिका की डिप्लोमेसी के लिए जॉन केरी जो है वो मुसलसल यहाँ पे आते रहे, तो यहाँ के मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ उनकी मुशावरत जो है वो जारी रही है। और बाकी यह है कि वहाँ पे रहते हुए उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ एक करीबी रब्त और ताल्लुक़ रखा है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के मामलात को बहुत बेहतर समझते हैं। और सेनेटर जॉन केरी के मुतालिक एक बात जो है वो बहुत जो मैं समझता हूँ कि बहुत वसूख से कही जा सकती है कि इंतहाई सॉफ्ट आदमी है और बहुत संजीदगी से मामलात को लेते हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बुनियादी तौर पे ये तब्दीलियां जो हैं ये शख्सियात की वजह से रूनुमा नहीं होती, वो उनकी पॉलिसीज़ हैं। अच्छा, पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब हम जॉन केरी की बात करते हैं, उनका नाम, उनका प्रोफाइल इतना ह्यूज है। अमेरिका के वो 7-8 सीनियर तरीन सेनेटर्स में से हैं। उसके अलावा कमेटी ऑफ फॉरेन रिलेशंस का भी वो हिस्सा रहे, या वो सेनेट के अंदर हेड कर रहे हैं सारी की सारी प्रोसीडिंग को। स्केल एंड बोन एक बदनाम ज़माना सीक्रेट सोसाइटी, उसका भी वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मुझे ये बताइएगा, ये सारे के सारा बैकग्राउंड, ये पोर्टफोलियो, फिर उनके पोर्टफोलियो में भी हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ट्विस्ट है। कहीं पे उन्होंने जंगो जदल की हिमायत की और कहीं पे उन्होंने जंगो जदल की मुखालफत भी की। वो एंटी वॉर एक्टिविस्ट के तौर पे भी हमारे सामने आए। अपना क्या, किस तरह से असरअंदाज किस तरह से होंगे वो पॉलिसीज़ को पहले से पीछे से जहाँ से अमेरिका की पॉलिसीज़ निकलती हैं वो उन पॉलिसीज़ को भी जानते हैं, पाकिस्तान अमेरिका के मसाइल को भी समझते हैं, तो क्या जस्टिफाई कर पाएंगे, इन्विजिलेट कर लेंगे तमाम तर चीज़ों को? सबसे पहले ये जो आपने उनके माजी से मुताल्लिक जो सवालात उठाए हैं, ये क्या क्या ताल्लुक़ रहा और किन लोगों से उनका ताल्लुक़ रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग का ताल्लुक़ है वो तो इदारे करते हैं, अफराद यकीनन उसमें अपना रोल तो अदा करते हैं, लेकिन बुनियादी पर्सपेक्टिव जो है उससे उनकी उसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं बनती। कुछ अफराद होते हैं जो इदारों के खासे करीब होते हैं और इदारों के दर्द दुख को, खुशी गम को समझते हैं। जॉन केरी के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो अमरीकी इदारों के बहुत करीब हैं, या अमरीकी इदारों के अंदर बैठे हुए पॉलिसी साजों के वो बहुत करीब हैं और बड़ी अहमियत रखते हैं, तो गलत होगा? बिल्कुल ऐसा है, बल्कि उनका नाम जो है वो पॉलिसी साज जो लोगों में शुमार होता है। बिलाशुबा उनकी राय को बहुत अहम तस्वुर किया जाता रहा है और इसी वजह से ये मनसब जो है मेरे ख्याल में, जब दुनिया इस वक्त जो है वो जिन मसाइल का शिकार है, अब देखिए सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इस वक्त अरब स्प्रिंग के नतायज जो हैं लोगों के सामने आना शुरू हुए हैं। इस वक्त इजराइल से मुताल्लिक जो सूरत हाल है वो कुछ वाजे होना शुरू हुई है। फ़लस्तीन के मुताल्लिक जो है वो सूरत हाल जो है वो और वाजे हुई है। कुछ कहीं पे सूरत हाल वाजे हुई, कहीं पे चीज़ें और वेग और कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की जंग भी लड़ रहा है, उधर से वफाकी वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान और KPK के ज़रिए अमेरिका, असाफ वाले और अफ़गान फोर्सेस, इवन इंडियन एलिमेंट भी वहाँ पे शामिल है, इजरायली एलिमेंट भी शामिल है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है अगर अगला इलेक्शन हुआ और मौजूदा हुकूमत दोबारा से कॉम्पोजिशन चेंज करके आई तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। ऐसी सूरत हाल के अंदर जॉन केरी साहब को पाकिस्तान की लेके वो क्या फील रखते हैं, वो ज़रा फील हमारे साथ आज शेयर कीजिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में उन्हें अपनी पॉलिसी को रीडिफाइन करना पड़ेगा। पाकिस्तान के मसाइल को उसी तनाजुर में जानने की कोशिश करनी होगी कि जो पाकिस्तान के हकीकी मसाइल हैं, और वार ऑन टेरर के साथ साथ पाकिस्तान के और भी मसाइल हैं। देखिए एनर्जी का मसला है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक जो को इतना आइडियल कभी नहीं रहा ताल्लुक जो है हमारा, लेकिन हमारे ताल्लुकात जो वो स्मूथ ज़रूर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो चलते रहे हैं और बेहतर रहे हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ फेजेस के अंदर रहे हैं और लेकिन आइडियल ताल्लुकात कभी नहीं रहे। सेनेटर केरी का मैं समझता हूँ कि उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि इस वक्त आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का मसला है, वहाँ से मुकम्मल इनखला का मसला है और पाकिस्तान का उसमें इंतहाई अहम रोल है उस चीज़ के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि सेनेटर केरी के लिए चैलेंज की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि वो सुधार की तरफ जाएंगे, सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जाएंगे और वो अपने तौर पे एक फ़हीम ये कह लें कि लॉ मेकर के तौर पे जाने और समझे जाते हैं। बिल्कुल सही। आबिद साहब ये बताइएगा, ऐसी सूरत हाल में जहाँ हमें दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूजन अमेरिका के साथ मिल बैठ के क्लियर करनी है,
पाकिस्तान के अंदर फेडरल हुकूमत के होने के बावजूद जो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, करप्शन की सूरत हाल है, इकॉनमी की सूरत हाल है, फॉरेन पॉलिसीज़ की सूरत हाल है, वो किसी अब ढकी छुपी नहीं रही है। तो आप क्या समझती हैं किस तरह से बेहतरी आने वाला इलेक्शन, ये सारी सूरत हाल, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जलसा, फिर 2 पार्टी सिस्टम के ऊपर उनकी क्रिटिसिज्म, साथ में मुकमुका की जो उन्होंने एक इनसाइड स्टोरी हमारे साथ शेयर की, ये पाकिस्तान आने वाले दिनों में किस तरफ को जा रहा है जी? सैयदा आबदा हुसैन की लाइन ड्रॉप हो गई है। यही सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे करूंगा, पाकिस्तान का करीब आने वाला मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? अमेरिका में बैठ के पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के बारे में काफ़ी सोचते भी हैं, परेशान भी होते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करते रहते हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस तसव्वुर से बाहर आना होगा कि बाहर की दुनिया ने पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि खुद इन्हिसारी जो है उसके अमल को इन्हें मजबूत बनाना होगा। ताल्लुकात दूसरी दुनिया के साथ या दूसरे ममालिक के साथ और अमेरिका जैसे मुल्क के साथ जो एक सुपर पावर है उनके साथ ताल्लुकात यकीनन बेहतर होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हम अपना वो रोल कैसे अदा कर सकते हैं। हुकूमती मामला जो हैं वो लोग उन पे बहुत से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी का अमल जो है बज़ाहिर डेमोक्रेसी तो है, लेकिन लोग कहाँ पावर हैं, यानी माशी मसाइल यहाँ पे बेशुमार हैं। जिस चीज़ का हम रोज़ाना जिक्र करते हैं वो एक्सट्रीमिज़म है। लोगों के रवैयों के अंदर एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मिलजुल के पाकिस्तान के हालात को बेहतर बना सकती हैं। और आइंदा इंतखाबात भी करीब हैं। अब अपने तौर पे तमाम जमातें जो है वो नारेबाजी तो बहुत कर रही हैं, लेकिन संजीदा प्लान लेके आए। पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है, इसके मामलात जो हैं वो यकीनन नेगेटिव समत में बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। यहाँ के तमाम सियासी ज़ुमा और कायदीन एक बात पे मुत्तफ़िक हो जाएं कि हमने पाकिस्तान को खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाना है। खूबसूरत और कीमती बात की डॉक्टर साहब, आपका बहुत मशकूर हूँ। कीमती वक्तों से टाइम निकाल के आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात से, अपनी आरा से और अपने मुशाहदात से हमें आगाह किया। ख़वातीन आज़ाद प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। अल्लामा इकबाल की एक शेर की 2 लाइनें मेरे सामने लिखी हुई पढ़ी हुई डायरी में लिखी हुई हैं, आपके साथ जाने से पहले शेयर करना चाहूँगा ताकि उसके बाद आप भी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कुछ सोचें ज़रूर। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इमरान खान और 7-Eleven की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।